तो सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। तो एक और दूसरा आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसकी अभी कितनी क्लासेस हो गई? एक क्लास हो गई है। और कल तुम लोग बच गए। कल तुम लोगों से पूछना था मुझे। ठीक है, तो अगली लॉ की क्लास में तैयार रहना। ऑल वेल। अच्छा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। प्रेम प्यार से पूछा जाएगा और प्यार से आंसर्स देने आपको कोशिश करेंगे कि आंसर्स आपके बड़े सभ्य तरीके से आप लोग दो, है ना। एक राइटिंग की वीडियो अपलोड होने वाली है। टाइम नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन से थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं आज या कल में अपलोड करूंगा। तो कैसे लिखते हैं ये भी बताने वाला हूँ। शुरुआत सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से ही की है, तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तो इकोनॉमिक्स की हमारी आज की क्लास है। तो चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया है क्या? इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक ज्ञान दिया था, मतलब अपनी तरफ से कई सारी बातें कही थी कि आपको सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स और सीएमए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों पढ़ाई जाती है, क्या रीजन है। रीजन ये है कि आप लोग प्रोफेशनल बनोगे, तो प्रोफेशनल बनते वक्त आप लोगों का काम होगा कंसल्ट करना अपने किसको? क्लाइंट को। तो क्लाइंट को कंसल्टेशन क्या? भारत की जीडीपी, भारत की नेशनल इनकम, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का बजट, क्या उन सब की नॉलेज के बिना आप अपने क्लाइंट को कभी भी कोई अच्छी राय दे पाओगे? तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है, उन बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या जो है वो मेन काम होते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमने बात की थी व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कौन सा एक्टिविटी होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पर आपके बिजनेस का नाम है, कौन सी एक्टिविटी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद है किसी को? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर दूसरी तरफ से वो फर्म उन फैक्टर सर्विसेज से क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। और प्रोडक्शन करने के बाद पैसे वैसे कमा के वो पैसा वापस दिया जाता है हाउस होल्ड को, डिस्ट्रीब्यूशन। और हाउस होल्ड वही पैसा क्या कर देता है? कंजम्पशन, मतलब खर्चा कर देता है। ऑल वेल। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है। फिर हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो याद करो पिछली क्लास को, मैंने कहा कि किस तरीके से आप लोग अपने घरों को, आपकी फैमिली, आपके घर को, हमारा गवर्नमेंट पूरे देश को, केजरीवाल हमारी दिल्ली को किस तरीके से मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट का नाम ये ओइकोनोमिया। तो भाई आपको जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को शुरू करने से पहले आपके इंस्टीट्यूट ने बड़ा प्यारा एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है कि मान लो आपके पास कितने रुपए हैं? 1,000 रुपये आपके जन्मदिन पे आपको मिले और आप लोग उस 1,000 रुपये का क्या करोगे? तो जैसे ही पैसा जेब में आता है तो 4-5-6 इच्छाएं आपके माइंड में आ जाती है। यस और नो? अब आपको उन्हीं इच्छा के अकॉर्डिंगली, अब देखो, एक को पूरी करोगे तो दूसरी पूरी, दूसरी को करोगे तो तीसरी पूरी नहीं होगी।
तीसरी को करेंगे, चौथी पूरी नहीं होगी, शायद 2 पूरी हो जाए तो बच्चे हुई 2 पूरी नहीं हुई। तो यही आपको 1,000 रुपए को मैनेज करना है। आप ऐसी कौन सी जगह पे उन 1,000 रुपए को लगाओगे जहां आपको थोड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है बंदा टू बंदा। जैसे मैंने बताया था, मैं होता तो मैं बुक खरीदता, और जिस उम्र में मैं हूं मेरे को सेविंग की थोड़ी जरूरत है ना। आप स्टूडेंट्स हो, अभी स्टूडेंट सेव नहीं करता, तो कहता चल भाई उड़ाना, यही जिंदगी है, किसने देखी है, कल किसने देखा है ना। फिर उस बच्चे का थोड़ा सा जैसे 26-27 की उम्र हो जाती है, वो समझ जाता है कि कल ही है जो भी है। ओके, तो कुछ फंडामेंटल फैक्ट थे जो हमने पढ़े। ह्यूमन वांट्स हैव ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड। एंड the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of। बस यहां हमारी क्लास क्या हो गई थी। आज इस यूनिट को प्रॉपर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बात बताओ, हम लोगों की इच्छाएं असीमित है, मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे को जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं वो रिसोर्सेज क्या है? सब कुछ लिमिटेड है। जैसे कि लैंड है, क्या लैंड अनलिमिटेड है? छू छू मंतर काली कलंदर भू, आ जाता है लैंड सामने। भाई साहब, लैंड तो लिमिटेड है। अच्छा, लैंड लिमिटेड यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है। जब किसी चीज का ऑल्टरनेटिव यूज हो जाता है ना, उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती है। और जब किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में है, तो बेचने वाले उसकी कीमत क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो हर कोई उसको, जो नहीं खरीद पाएगा उसके लिए वो चीज क्या है? उसकी पहुंच से दूर। कुछ आ रहा है समझ में? जैसे दूध, बताओ दूध के कितने यूज है? एक तो दूध से दूध पिया जा सकता है, तो दूध से बनती है चाय। कई लोग तो 45 डिग्री गर्मी में 20 गिलास चाय पी जाते हैं दिन भर में। दूध से बनती है दही, दही से बनता है छाछ, लस्सी, दही और घी दूध से ही बनता है, दूध के ही प्रोसेस से बनता है। अच्छा, दूध की जरूरत होती है मिठाई वालों को भी, होती है नहीं होती? तो दूध की जरूरत फंक्शनों में भी बहुत होती है। तो दूध के देखो कितने ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं। तो जिस चीज का ऑल्टरनेटिव यूज होता है उसकी कमी भी बहुत होती है, स्कैरसिटी। इसीलिए दूध आई थिंक 66 रुपीज लीटर है, 70 मान लेते हैं। मैं थोड़ा पहले, काफी दिन पहले लेने गया था तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, तो फिर मैं सही हूँ, है। अमूल फुल क्रीम 66 रुपीज का लिया था मैंने कुछ 6-8 महीने पहले। मेरी धर्म पत्नी ने मुझे पैसे दे के भेजा था कि जरा आते वक्त दूध ले आना, है ना। तो सेकंड पॉइंट यह कह रहा था, मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट। तो सुनना, economics is the study of process by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being in a society। इन स्कैरसिटी वाले रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करना कि सबकी ह्यूमन वांट क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। और ह्यूमन वांट अनलिमिटेड होती है, कुछ हद तक तो करें सेटिस्फाइड। तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं। समझ में आई बात? जैसे लैंड है, अब लैंड हर जगह पे ग्रेटर कैलाश के रेट पर मिलती, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी फांसी लगा लेता? दिल्ली में जगह है ग्रेटर कैलाश, ये मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वो आउट ऑफ दिल्ली के भी वो समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। अब हर जगह उतना ही महंगा प्रॉपर्टी का रेट रहे तो क्या हर कोई खरीद पाएगा?
इसलिए कहीं प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, कहीं बहुत सस्ती है, कहीं मिडिल क्लास है। मतलब इस तरीके से अलोकेट किया हुआ है रिसोर्सेस को कि वो हर पर्सन की वांट को सेटिस्फाइड करे। लेकिन ये बात पक्की है, आज वो पर्सन जो किसी नॉर्मल एरिया में रह रहा है, अगर उसको ग्रेटर कैलाश, बसंत कुंज जैसे एरिया में अच्छा सा फ्लैट दे दिया जाए तो थोड़े दिन रहने के बाद बोलेगा अरे यार इससे भी कुछ अच्छा होता तो और मजा आता। क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। आ रहा है कुछ समझ में? ऑफ कोर्स द अभी ना ये जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल है, चैप्टर 1। इसको बहुत अच्छे से समझ के देन हम आगे जब जाएंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगी हमारी, ठीक है? वही अपने डायग्राम, शेड्यूल्स, बट उन सबको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Of course, the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest valued। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज किया जाएगा जिन भी बंदे को उसकी जरूरत है उनको देने के बाद। ऑल वेल, इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर to transform the scarce resources into goods and service to satisfy the most pressing of our infinite wants, and how we distribute these goods and services among ourselves। पहली बात, कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाए, मतलब प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन कि कैसे आपको प्रोडक्शन करना है। कर लिया प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन करके क्या करोगे? भंडारा करोगे। कभी देखा है एयर कंडीशन का भंडारा? कालका मंदिर के सामने हमारे यहाँ एसी फ्री में दिए जाते हैं। कालका माई की जय हो। देखा है कहीं? क्यों नहीं मिलते? वो बहुत ही स्कैर है, एयर कंडीशन का भंडारा नहीं होता। जैसे वो कपड़ों में कंबल उम्बल मिल जाते हैं कहीं पे, खाने पीने को मिल जाता है, वो भी कॉमन हमारे भारत के अंदर है। वो पूरी सब्जी, कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, हलवा, खीर, है ना? डोसा बेटे कहाँ भंडारे मिलता है? मेरे को मिस कॉल मार दियो। अच्छा रूह अफ़ज़ा, मैं खुश हो गया, डोसा भी मिल रहा है। मैं तो अभी अपना लंच बॉक्स निकाल के सांभर लेने जाता। तो बहुत कम लिमिटेड चीजें है ना। कहने का मतलब यह है कि पहले उन चीजों का प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करने के बाद किस तरीके से हम उन्हीं स्कैर्स रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इकोनॉमिक्स के लिए। ऑल वेल, कहता है द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द नैरो फोकस ऑन यूजिंग द रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द is the domain of modern neoclassical microeconomics analysis। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात की थी, इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक माइक्रो और एक, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स आप एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल। ऑल वेल, तो इंडिविजुअल और एग्रीगेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप बात करते हैं देश को चलाने की तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बात करते हैं एक अकेले पर्सन को चलाने की, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मान लो मेरे पास एक महीने, एक तारीख को, वैसे तो मेरे पास तो फीस रेगुलर ही आती है, बट जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो मेरे को एक तारीख को पैसे मिलते हैं, एक एक अमाउंट पकड़ लेते हैं, 1 लाख रुपए, ठीक है? मुझे एक तारीख को 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो अब वो 1 लाख रुपए को मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, जनरली वैसे मुझे एक तारीख को नहीं मिलते, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि एक तारीख को मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा? अगर मान लो मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं अपना क्या दूंगा? रेंट दूंगा। फिर मेरे घर में ग्रोसरीज आएंगी, मतलब आटा चावल दाल मसाले वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मेरे कुछ और सर्वेंट मेड के खर्चे, और भी छोटे छोटे खर्चे घरों में होते हैं, वो सारे हटाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हटाने के बाद, फिर मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लाइफ इंश्योरेंस
की, म्यूचुअल फंड की, इक्विटी शेयर्स की, और भी अलग अलग गोल्ड वोल्ड कुछ हो, तो वो सारा पैसा मैं वहां पर डाल दूंगा। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। समझ में आई बात? तो ये मैनेजमेंट माइक्रो मैनेजमेंट है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और अगर ये मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहा होता तो वो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया मालिको? आगे कहता है डिस्पाइट बीइंग करेक्ट it is incomplete as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, skills and productive capacity, deciding on what specific kinds of goods and services it ought to produce with the given resources and how they ought to be distributed among the members of the society। कुछ समझ में आया? क्या कह रहा है बताओ जरा। यहां से डिस्पाइट बीइंग करेक्ट it is incomplete as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, fixed skills and fixed productive capacity, deciding on what specific kinds of goods and services it ought to produce। हम कौन से तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे विद गिवन रिसोर्सेज। देखो प्रोडक्शन तो आप जितने रिसोर्सेज हैं उतने में ही कर सकते हो, एंड हाउ दे ऑट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द, और कैसे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सब कुछ आपका मैनेजमेंट। However, two of the most important concerns of modern economics are not fully covered by this concept। On the one hand, we find that the productive capacity of modern economics has grown tremendously। है ना? देख रहे हो आजकल एडवर्टीजमेंट देखते हो, क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। एक महीने में मॉडर्न आज की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो इतने नए नए तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं अभी कुछ कहीं रील्स में देख रहा था, एक महिला खाना बना रही थी और एक मुंह के ऊपर ऐसा पंखा लगाया हुआ था, चाइनीज पंखा, मतलब एक हेड टाइप था, जैसे वो हेडफोन नहीं लगाते, हेडफोन था और उसका मुंह इधर था, वो हवा खाना बना रही, वो हवा फेंक रहा उसको। मैं कहा, वाह भाई वाह, ये भी बचा हुआ था, ये भी आ गया। तो क्या हो रहा है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो क्या हो रही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ट्रेमेंडसली बदल रही है। अच्छा एक बात बताओ, पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, लेबर फोर्स क्या हो रही है, नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल डिस्कवर किए जा रहे हैं, एंड न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं ताकि और अच्छे से काम हो पाए। पहले मशीनों से, पहले मैन्युअली काम करते थे, आजकल मशीनों से काम हो रहे। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया में ऐसी सड़क बनाने वाला है जो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगी। कुछ खराब आया, कुछ खराब हुआ सड़क पे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी। तो कुछ तो हुआ टेक्नोलॉजी। नॉट ओनली हैज द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज, ना कि सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है भाई। हो नहीं रही क्वालिटी इंप्रूव? ऐसी ऐसी चीजें आ गई। एक फिनोलेक्स का पाइप आता है, फिनोलेक्स का पानी का पाइप, वो कहते हैं एक बार लगा लो और भूल जाओ, 20-20 साल तक ये पाइप, 25 साल तक नहीं टूटेगा। आपके एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स कितने लंबे लंबे साल तक चलते हैं, मतलब वो क्वालिटी भी दे रहे हैं। चश्मे आ गए, पहले ना सबसे बड़ी समस्या थी चश्मे में कोई बैठ गया, टूट गया, चश्मा गिर गया, टूट गया। आजकल किसी के पास है वो चश्मा, ऐसे जो ऐसे कर दो खराब नहीं होता, नहीं, ऐसे आ गए हैं चश्मे, लेंस कार्ड पे जाओ, चश्मा ऐसे घुमा दो पूरा 365 360 कर दो, कुछ नहीं हो रहा, उसका लेंस नहीं टूटेगा, ऐसा चश्मा है वो। बस आपका जब टेस्ट आप भरपूर तरीके से पक जाओ तब आप दूसरा खरीद लेना। तो ये क्या कह रहा है भाई, उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। भाई बेटर एजुकेशन हो रहा ही नहीं हो रहा,
तो बेटर एजुकेशन और नई स्किल्स की वजह से प्रोडक्टिविटी लेबर फोर्स की क्या हो रही है, बढ़ रही है। नए नेचुरल रिसोर्सेस आ रहे हैं, एज शेल गैस एंड न्यू ऑल्टरनेटिव ग्रीनर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एंड विंड पावर, ये सब कुछ आ रहा है। अभी देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रही है, ये चल कैसे रहा है, ये सब उन्हीं रिसोर्सेज में बेटर एजुकेशन के लोग आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, भारत में एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन से बिना ड्राइवर के गाड़ी चला दी, और वहां लोग टेस्ला टेस्ला कर रहे हैं यूएस में। अपने फोन से, फोन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर किया उस बंदे ने कि फोन से बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है। आ रहा है कुछ समझ? गाड़ी मस्त 80 9 की 90 की स्पीड में चल रही है, इतने में फोन स्विच ऑफ। आ जाओ। On the other hand, we know that the resulting growth in production and income has not been. There have been periods in which output only failed to grow, but also actually declined sharply. अच्छा, कभी कभी क्राइसिस भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी कोविड आया था 2019 में, कोविड का पैंडेमिक आया। ड्यूरिंग सच पीरियड फैक्ट्री वर्कर एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट, तो थोड़े टाइम के लिए वो बैठ जाते, सुस्त। हम लोग भी एज अ टीचर फेस टू फेस, देखो हमारा बहुत बड़ा काम बहुत बड़े लेवल पर शुरुआत से फेस टू फेस का ही रहा है। वो तो अब हम पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे जो है वो ऑनलाइन मोड की तरफ आने लगे हैं, ऑनलाइन मोड भी आने लगे हैं। तो जब कोविड आया था, कोविड से पहले हम प्रॉपरली फेस टू फेस ही पढ़ाते थे। अचानक कोविड आया तो हमें अपने घरों पर बैठना पड़ा। कुछ बच्चे होते थे जो हमसे ऑनलाइन क्लास लेते थे, कुछ मतलब 60-70 बच्चे हम पढ़ा लेते थे उस टाइम पर, और वो भी 1-2 बैच में। और कहाँ, खुद सोचो, हम लोग 10 घंटे पढ़ाते, 9 से 10 घंटे हम लोग रोज पढ़ाते। कहाँ 9 से 10 घंटे, कहाँ घर पे ऑनलाइन 2 घंटे पढ़ा रहे। कोविड पैंडेमिक के चक्कर में हम लोग सब, हमारी सारी फैक्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये भी मार्केट में होता है। आ रहा है कुछ समझ में? Economics therefore concern itself not just with the crucial concern of how a nation allocate its scarce productive resource to various use, मतलब इकोनॉमिक्स का सिर्फ यही कंसर्न नहीं है कि कैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाए, उसका दूसरा काम ये भी है, इट ऑल्सो डील्स विद प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज and with the factor which in the past have led to sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources। दो बात, पहली बात बेटे मेरे, एलोकेशन एक बहुत बड़ी चिंता है, और दूसरा बेटर यूटिलाइजेशन चिंता है। मतलब पहले उसी रिसोर्स को यूज करके इतना प्रोडक्शन होता था, अब आजकल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। क्यों? पहले हम यूज क्या करते थे, अच्छे से नहीं करते थे, अब क्या करने लगे? सही बताऊं, आज भी अच्छे से यूज नहीं कर रहे। 10 साल बाद ऐसा लगेगा अब यार उस टाइम भी गलती कर रहे थे, उसके 10 साल बाद फिर लगेगा, क्योंकि आजकल सिस्टमैटिक तरीके से इतना, मैं सही बताऊं, मेरी एक गट्स फीलिंग है, ये बहुत ही भयंकर तरीके से कुछ साल के अंदर इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, पूरी दुनिया में, नॉट इन इंडिया। देखो सारी चीजें जो है किस तरफ भागे जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ। सारा काम कौन कर रहा है आजकल? एक एप्लीकेशन सारा काम कर देती है, और पहले उसी के लिए क्या रखना पड़ता था, कोई पर्सन। तो जो सारा काम एप्लीकेशंस कर रही है, तो वहां पर्सन्स की जरूरत नहीं है, तो उनकी नौकरियां क्या हो रही है? हालांकि कुछ लेवल पर कहीं कहीं नौकरियां जनरेट भी हो रही है, बट बहुत बड़े लेवल पर नौकरियां जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ रही है, नौकरी जा रही है। मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा थोड़े समय बाद कि लोगों पे, एक तबका लोगों का ऐसा होगा जिसपे नौकरी नहीं होगी। क्यों? काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मैं भी योगदान दूंगा अगले महीने पापा बन के, ठीक है? तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो ये भारत में बहुत बड़ा क्राइसिस
पूरी दुनिया में ये देखना देखने को मिलेगा। सुना है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है। जिन्होंने एआई बनाया उनकी भी नौकरियां जा रही है। चलो, इन अ डे टू डे इवेंट्स वी कम अक्रॉस सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि चेंज इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी या चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप बात करते हो इंडिविजुअल की तो ये क्या है, और जनरल की, देखो भारत में जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है और कई इंडिविजुअल कमोडिटीज के प्राइसेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। अब दूध देख लो, सस्ता नहीं होता। कभी सुना है 2 रुपए सस्ता? हर 3-4 महीने में न्यूज आती है, 50-50 पैसे बढ़ाते रहते। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सम कंट्री डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अदर। कुछ देशों में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं, और कुछ देशों में बहुत ही बुरे हालात है। अफ्रीका चले जाओ, भारत के भी कुछ राज्य ऐसे। एंड सम फर्म मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, जैसे रिलायंस का जियो, वाइल अदर क्लोज डाउन एक्सेट्रा। बाईजूस क्लोज डाउन हो गया। दीज आर मैटर्स फंडामेंटली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक। भाई जियो कैसे आगे बढ़ रहा है और बाईजूस ने ऐसा क्या काम कर दिया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्या कारण है? ओनली प्लानिंग, ओनली ना समझना इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल देता हूं, मैं पहले भी दिया है आई थिंक। एक मेरा मित्र था, देखो बड़ा मजा आएगा आपको इस यूनिट में, अभी तक आ रहा है थोड़ा बहुत। एक मेरा मित्र था, मतलब था नहीं, मतलब है, जिंदा है वो। मित्र कैसे था, मैं ना उसके सलून था उसका, तो मैं शेव वेव कराने जाता था बहुत साल पहले से। तो जान पहचान हो जाती है, आप जाते रहते हो तो वो एक रिलेशन बन जाता है। तो जैसे ही कोविड के 3-4 महीने हुए, थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, तो वो ये कहता है कि दीपक भाई, मैं एक बहुत बड़े लेवल पे सैलून ओपन कर रहा हूँ, यूनिसेक्स सैलून, अच्छे लेवल पे, मेन मार्केट में। मैंने थोड़ी देर विचार किया, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा अभी मत कर। अच्छा, मैं मना करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक रियल वेल विशर की तरह इसको बताया जाए कि तू अभी खोलेगा तो बहुत दिक्कत है। उसने मेरी बात को शायद नहीं समझा या नहीं समझना चाहा, जो भी हो मैटर। उस बंदे ने कुछ 12-13 लाख रुपए लगा के, जब जो कि वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, 12-13 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए लगा के उस बंदे ने क्या करा, सैलून खोल लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 5वें महीने में उसको अपने सैलून को बंद करना पड़ा, और जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी 30 रुपए में बेचनी पड़ी। क्यों? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ नहीं रहा था। तो याद करो, आपकी 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का तीसरा चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी आई थिंक तीसरा चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट, याद है? एलपीजी। सर जी, जब तक आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे, आपका काम अच्छा हो। सैलून तूने खोल लिया, पैसे कहाँ हैं लोगों के पास? कोविड में कहाँ पैसे थे? उनकी बेसिक एक्टिविटी के लिए तो उनके पास पैसे नहीं बच रहे थे लोगों के पास। अब वो लोग तेरे पास आएंगे अभी? उसका बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं समझा। भाई साहब, जिसने समझ लिया वो कामयाब है, जो नहीं समझता वो फिर प्रॉब्लम में आएगा। आगे कह रहा है, द स्टडी ऑफ economics will enable us to develop an analytical approach that help us in understanding analyzing a wide range of economic। ठीक है, एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल इनेबल अस टू डेवलप एक एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल का मतलब होता है कंपैरिजन, दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। It would be it would also provide us with a number of models and framework that can be applied in different situations. The tools of economic
assist in choosing the best course of action from among the different alternative course of action available to the decision maker. However, it is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and are affected by several, तो देखो, some of which are rooted in economics and other in political, social norms, etc. ये सब external environment है या नहीं? अब एक बात बताओ, मैंने क्या करा, एक ट्रैवलिंग कंपनी खोल ली, सारी डीजल कार लगा ली, 50 डीजल कार आ गई मेरे पास। इतने में सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आता है, डीजल कार अब पहले 15 साल की चलती थी, अब कितने चलेगी? पढ़ा होगा आपने ये बिजनेस स्टडीज में। हो गया ना मेरा बंटाधार यहां पे। कुछ कर सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाऊं अब जंतर मंतर पे? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। या मान लो, मैं बताता हूं आपको, ये सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, तो ये क्या हो गया, यहाँ एक जगह है जामिया, कालिंदी कुंज के मेन रोड पर जो है कई लोग बैठ गए, नमाज पढ़ने नहीं बैठे थे, वो बैठ गए, सड़क जाम कर दी कि जी ये कानून वापस लो। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 2.5 महीने तक बैठे रहे, जस्ट कोविड से 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं आपको, गूगल कर लेना। वो 2.5-3 महीने तक बैठे रहे वहां पे, सड़कों से उनको हटा रहे, हट नहीं रहे भाई, वो कुछ कर और नहीं सकते। वो तो कोविड आ गया तो उनको, मुझे लगा मोदी जान मुझे कोविड ले उन्हीं के लिए लाया था। वो तो कोविड आया तो हटना पड़ा उनको, अब मजबूर। अब तो फिर, अब तो बात नेशनल सिक्योरिटी की आ गई, उनकी ऐसी की तैसी कर दी, फिर हट गए। वो बैठे रहे वहीं पर। अब जहां वो बैठे थे ना, उनके बगल में बहुत बड़ी मार्केट थी, बड़ी बड़ी दुकानें, नाइकी, एडिडास, केल्विन क्लेविन और अलग अलग जो शोरूम्स थे। कभी जाना आप नोएडा की तरफ, जाना सरिता विहार वाले रोड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, शोरूम है बहुत सारे। वो भाई साहब सारे बंद थे, 2.5 महीने तक बंद। तो सोचो उनमें से कोई ऐसा बंदा भी होगा जैसे नई नई दुकान खोली होगी, माल वाल डाल के, किराया भर रहा होगा वो बैठे बैठे 3-4 महीने तक। फिर कोविड आ गया, मतलब एक तो मार पड़ी पड़ी 3 महीने की, फिर कोविड की मार पड़ी, आ जाए इधर भी, कईयों की दुकानें बंद हो गई वहां पर। तो क्या था वो था इकोनॉमिक्स। क्या था? पैसा ही नहीं है किसी की जेब में, पॉलिटिकल भी था। तो समझ रहे हो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मतलब नहीं है कि आप सारी समस्याओं को टैकल कर लोगे, बट without doubt it will be enable a student to examine a problem in its right perspective and would help in him in discovering suitable measure to deal with the, आ गया समझ? कैसा लगा ये थ्योरेटिकल पार्ट? किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन कभी जीवन में मत छोड़ना, छोड़ दिया तो समस्या है। अब एक काम करते हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने चार्ट बना रखे हैं, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के, तो कुछ चैप्टर्स मैं आपको क्लास के अंदर लिखवाऊंगा और कुछ हम इंस्टीट्यूट की बुक से करेंगे। ऑल वेल, आप भी बेटे ये पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड अनलिमिटेड नंबर ग्रेडेड प्रायोरिटीज। एक बात बताओ, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम क्या देते हैं? हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों प्रायोरिटी देते हैं? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, तो इसलिए हमें प्रायोरिटी में काम करना पड़ेगा, जो सबसे अच्छा लगता है वो करेंगे। और उन्हीं रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज। कह रहे हैं ना, मीन्स हमारे पास लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस, और वांट हमारी क्या है? तो ये एक चार्ट के अंदर दे दिया। ऑल वेल है जी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है?
जरा अच्छे तरीके से समझेंगे हम इस पूरे के पूरे पॉइंट को, इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको समझना है हमें, ठीक है। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, बता बेटे क्या है इकोनॉमिक्स एक शब्द में? हाउस होल्ड, यही है। Having understood the meaning of economics, let us now understand what economics, business economics is. For this, consider the following situation. Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of director and raised the question. राम मूर्ति है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो अपनी एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और प्रेजेंटेशन देने के बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट यू से, शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस? क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप सभी मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कंपनी के, एंड आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, and I am giving you the statement that, well, ladies and gentlemen, what you say, shall we go into soft drink business? तो उधर से आ रहा है, स्वामीनाथन ने बोला, give us some time sir, you are asking us to approve a major decision which will have long term impact on the direction of the company. सर थोड़ा समय दो, आप 8 बंदों के लिए नींबू पानी बनाने की बात नहीं कर रहे हो, आप पूरी देश के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक बेचने की बात कर रहे हो, तो सर इतना बड़ा डिसीजन है, समय दो। क्या बोला? स्वामीनाथन ने बोला। फिर राममूर्ति बोलता है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी, बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। समय आ गया है, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज ग्रोइंग फास्ट and it is closely related to our core business food। ये राममूर्ति ने बोला, मतलब सीईओ ने, मैंने बोला, बट कंपटीशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ। जैसे पेप्सी और कोक है ना मार्केट में, यहां लिख नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने नाम बदल दिया। दे आर ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस फॉर इयर्स, रिमार्क्ड अनदर बोर्ड मेंबर। किसी और बोर्ड मेंबर ने बोला, सर पेप्सी भी है मार्केट में, कोक भी है। फिर मैंने बोला, भाई बिल्कुल सही है, दैट इज राइट, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द स्टैटिक्स शो दैट देयर इज स्टिल रूम फॉर ग्रोथ इन द। लेकिन ये मत भूलो कि अभी स्टैटिक्स बता रही है कि मार्केट में बड़ा अभी आगे ग्रोथ है, इसीलिए तो आप 11वीं क्लास में स्टैट्स पढ़कर आए थे, पढ़ा था सबने। एंड ऑल्सो फूड बिजनेस इज नियर मेच्योरिटी, रिप्लाइड राममूर्ति। Don't forget that even Swati Foods tried entering into soft drink market and failed miserably। अब एक अशोक अग्रवाल खड़ा हुआ कि भाई ये मत भूल कि वो स्वाति वाली जो कंपनी है वो भी डूब गई थी, वो भी इसी बिजनेस में आई थी। Another board member, moreover the projection you are showing are based on last 10 years data। सर आप पिछले 10 साल का डेटा ले रहे हो, ये बोर्ड का मेंबर बोल रहा है, किसको? मुझे। What is the guarantee that the trend will continue? क्या गारंटी है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक ही पिएंगे? He questions. Also we should not forget that Indians have become health conscious। भाई ये नई नई बात थी 1990 की, 2000 की शुरुआत की, जब इंडियन अपने आप को गरीब टाइप समझता था और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले को अमीर समझता था और इसी जोश में कोल्ड ड्रिंक पी लेता था। अब वो सब समझ गए हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर गड़बड़ है, हमारी किडनी लेवर खराब करता है। अब इंडियंस हो गए क्या? हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा ये वाकई में हो गए, सच में हो गए, लेकिन सिर्फ कॉन्शियस हुए हैं, उनको अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया, पीते अभी भी है। एंड हु नोज टुमारो व्हाट विल पीपल प्रेफर, ही कंटिन्यू। वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न आर लॉजिकल। अब मैं बोल रहा हूं, देखो भाई तुम सबकी बात ठीक है, एंड बिलीव मी आई हैव गिवन मच थॉट टू दीज इफ्स एंड बट्स, जो भी आप लोगों ने किए इफ और बट।
My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this, a return that will be more than what we are earning in food industry. We are already working on the details of production, cost, pricing, distribution, financing, etc. I fear, मुझे डर है, अगर हम लोग अभी वेट करेंगे तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे. लेट्स गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, रिमार्क्ड राम मूर्ति. उसने कहा चलो बढ़ते हैं आगे, देखी जाएगी. मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग पे काम कर लिया है, और अगर आप लोगों के इफ और बट पर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें. अच्छा, ये कन्वर्सेशन समझ में आ गई? अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन बताई गई है. अब समझते हैं कि इसके अंदर बात क्या हुई. What do you notice in the hypothetical example given above? तो यहां नोटिस ये हुआ है कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम में है या नहीं. एक डिसीजन लेना है. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ, एज वी आर अवेयर, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन साउंड. किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल और किसी भी बिजनेस का सक्सेस किस चीज पे डिपेंड है? कुछ फैसलों पर डिपेंड है. Decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative course of. अच्छा, डिसीजन लिए भी तब जाते हैं जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो. आपको खाने ही मोमोज है तो क्या फैसला लोगे? है ना, खाओगे जाओगे और क्या करोगे. लेकिन जब ऑप्शंस बहुत सारे हो तब बंदा फैसले लेता है. डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव. सर, ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करो. रैशनल जजमेंट मतलब बुद्धिमान वाला जजमेंट लो. on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker find as more. As explained above, the question of choice arise because our productive resources जैसे कि land, labor, capital and management are limited and can be employed in, लिमिटेड है, और इनको आप, एक अच्छी बात है, इनको ऑल्टरनेटिव यूज में लगा सकते हो. जैसे मेरे पास लैंड है, एक दुकान नहीं चली तो क्या लैंड भी बर्बाद हो गई? कुछ और चला लेंगे वहां. Therefore, more efficient alternative must be chosen and less efficient alternative must be. मोस्ट को चूज करो, लेस को रिजेक्ट करो. तो द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस. A few example of issues requiring decision making in the context of business are illustrated below. सबसे पहला, should our firm be in this business? क्या हमारी फर्म इस बिजनेस में होनी चाहिए? Should the firm launch a product given the highly competitive market environment? क्या इतने हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए? If the firm decided on launching the product, which available technique of production should be used? कौन सी प्रोडक्शन की टेक्निक को क्या किया जाए? यूज किया जाए. From where should the firm procure the necessary inputs and what price so as to have competitive edge in the market? एक बात बताओ, मान लो फर्म ने डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन करना है, तो इनपुट्स कहां से लेकर आए? सबसे सस्ता इनपुट आपको कहां मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए या नहीं? सबसे सस्ता इनपुट आपको कहां मिलेगा? यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यू ऑल हैव टू डिसाइड, क्योंकि उसी के बेस पर आप क्या रखोगे? प्राइस. अब मान लो आपका इनपुट ही महंगा है तो आपको महंगा बनाना पड़ेगा, महंगा प्राइस रखोगे, और कॉम्पिटिटर आपसे सस्ते में बेच रहा है तो आपके पास कौन आएगा? शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स? हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड बी द फर्म सेल?
कितना हम आउटपुट रखें, बनाएं, और कितना कितने में बेचें। एंड हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, प्रोडक्ट को मार्केट में, देखो बनाना बहुत आसान होता है, उसको मार्केट में उतारना बड़ा मुश्किल होता है। विच कस्टमर सेगमेंट शुड वी फोकस ऑन एंड हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी चूजन, हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट। आया कुछ समझ? हमारा मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए। हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, जो भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसको कैसे आप डील करने वाले हो। ऑल वेल, खुद ही सोचो, कोई भी बिजनेसमैन क्या इन सब बातों के बिना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? इसमें से कई बातें तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को भी नहीं पता थी, तभी तो पढ़ने आए हो। सर जी, बिजनेस को, नए बिजनेस को लॉन्च करना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है, आप सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। समझ गए? तो कह रहा है डिसीजन मेकिंग ऑन द अबव एज वेल एज सिमिलर इश्यूज इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द फंक्शन इज हाईली एंड, तो बताओ इकोनॉमिक एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है या नहीं? क्वेश्चन आ सकता है इस पर। हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक है या नहीं? 100% है। आपको पता है एनवायरमेंट इतना फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है कि वाकई में कंपनियों को भी नहीं पता कि अब नया क्या आ जाए। आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशंस, रील्स, और भी जो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी यूज करने वाले जितने भी लोग हैं वो आपके कंपटीशन में बहुत ही फास्ट है। कुछ आ रहा समझ? द प्रॉब्लम गेट्स aggravated because most of the time decisions are to be taken under condition of imperfect knowledge and, देखो समस्या वहां आती है जब आप सारे के सारे डिसीजंस इम्परफेक्ट नॉलेज और अनसर्टेनिटी पे लेते हो। decision making therefore requires that the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and, पूरी मेथड और पूरा मैनेजमेंट जो है चिट्ठा लेकर बैठा हो पिछले 20 साल का और आने वाले 20 साल का। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है अगले 20-25 साल भारत के लिए बड़े सुनहरे है, मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल सुनहरे हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी मुझे हमेशा दिखती है, इतना टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है लेकिन फिर भी जीडीपी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा आउटपुट, सारा रिजल्ट किससे निकाल रहे हैं? टेक्नोलॉजी से निकाल रहे हैं, वहां से हमारे को फायदा मिल रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। Business economics meet these needs of the management by providing a huge corpus of theory and technique. Briefly put, business economics integrate economic theory with business practice. ठीक है? तो अब मेरे को लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है। अब मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपका स्टार्ट हुआ अब चैप्टर। अभी तक क्या हो रहा था? आपके दिमाग में घुसाया जा रहा था क्वेश्चन, ये हो सकता है, वो हो सकता है। चलो जी, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस involving the best use of an organization's scarce resources, and it is known as managerial economics. क्वेश्चन यहां से आएगा डायरेक्ट, आपसे बोल सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, या ऐसे हो सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस।
to make business decision involving the best use of organization's scarce. Joel Dean defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies. Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative technique जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मैं जब भी अपने बिजनेस में काम करूंगा तो मुझे कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी या नहीं? भाई मैं जिस प्रोडक्ट को बनाऊंगा वो प्रोडक्ट मेरे को कितने का पड़ेगा? एक मिनट, जब मैं किसी प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो बनाने में वो मुझे कितना सस्ता पड़े उसको क्या कहते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है बनाया 380 का बेच रहे हो 320 का, 6 महीने तक पता ही नहीं लगा, 6 महीने बाद अचानक से धूड़ धाड़ कंपनी बंद। ऐसे ही होता है, जब कंपनी बंद होती है तो एक साथ ही पता लगता है कि जी डूब गए। तो आपकी कॉस्ट एनालिसिस होनी चाहिए, आपको ब्रेक इवन एनालिसिस पता होना चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। एक दुकानदार के पास जाओ आपको वो कोई प्रोडक्ट 1200 का बोलेगा तो आप बार्गेन करोगे? आप बोल के आओ 700, आपको लगेगा वो आपको 700 में दे देगा, शायद वो 700 में ना दे। पता क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है मेरी कॉस्ट ही 700 रुपए की है, तो मैं इसको 700 को दूंगा तो फायदा क्या है? मान लो उसकी कॉस्ट 400 होती, उसने आपको 1200 बोला, आपने बोला 700, कहता नहीं जी थोड़ा से आपका ना मेरा 1000, आप बोला नहीं जी 700, नहीं जी थोड़ा देख लो, थोड़ा सा ये तो ये वो। फिर आप चलने लगे, फिर वो बुलाएगा, चलो ले जाओ पहले ग्राहक को, वापस नहीं भेजूंगा, कोई बात नहीं घाटा होता है तो हो जाने दो। एक्चुअली में उसको कितने का पड़ रहा है? उसको उसका ब्रेक इवन पता है। क्यों? मेरे को 400 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना। कुछ आ रहा है समझ में? अब जैसे हम ही लोग हैं, हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो 8 बजे से हमारी क्लास होती है, 8 to 9:30, 9:30 to 11, 11 से 2:30, ये इंटरवल होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारी अगली 3 से हो जाती है 4:30, 4:30 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ठीक है। इतनी क्लासेस हमारी डेली होती है। अब हर बैच में एक एक बच्चा आ जाए, क्या लगता है क्या होगा? भाई साहब जान निकल जाएगी, हो गया काम, बन गए, पढ़ा लिया और कर लिया काम। हमें अपना ब्रेक इवन पता है कि भाई हमें कम से कम इतना बच्चा तो पढ़ाना पड़ेगा। कुछ आ रहा समझ में? आगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपका जो बड़ा बड़ा अमाउंट है उसके बारे में डिसीजन लेना। रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टूल होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, जिसमें आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पता लगाते हैं। आया कुछ समझ? तो आवर अप्रोच इन दिस टेक्स्ट इज टू फोकस ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दिल पे फोकस कर, जैसे आप किसी और के दिल पे कभी कभी फोकस करने का प्रयास करते हो, तो वहां मत जाना। दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। This theory provide manager with a basic framework for making key business decision about the allocation of their firms। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे ना। तो आगे के जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11th क्लास के, याद करो कुछ अगर याद हो तो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट,
चलो मैक्रो के याद करो, नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, बजट, आपका सिलेबस यही है। दिस इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑल वेल। चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है मेरे प्यारो, कितनी होती है इकोनॉमिक्स? चलो अब आ गए हैं आपके सिलेबस पे। तो दो में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। आगे क्या पढ़े, आपको पहले काफी कुछ पढ़ा दिया, अब तो आपको मजा आने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कंज्यूमर और फर्म, मेक डिसीजन एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट देयर स्कैर्स। वो एलोकेट देयर रिसोर्सेस कभी नहीं बोल रहा, वो बार बार कह रहा है एलोकेट देयर स्कैर्स रिसोर्सेज। आपके दिमाग में फिट कर रहा है कि रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है। Here the focus is on a small number of or group of unit rather than all the unit combined, and therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. We mainly study the following in microeconomics. तो मेरे बच्चे, प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखना है ये माइक्रो में फॉलो करते हो। फर्म प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखेगी, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, फैक्टर की प्राइसिंग क्या होगी। फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका प्राइसिंग भी, बहुत महंगा लैंड नहीं लेना, बहुत महंगी लेबर नहीं होनी चाहिए। या मान लो मैं प्रोडक्ट ही ऐसा बना रहा हूं जिसमें महंगा ही लैंड लगेगा, महंगा ही लेबर लगेगा, ये डिपेंड करेगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म एंड लोकेशन ऑफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन कंट्रास्ट इज द स्टडी ऑफ और द इकोनॉमी एज ए, या इंडिविजुअल की बात नहीं करते, रेदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। यहां पर आप इंडिविजुअल की बात नहीं करते। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट, जैसे कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। पूरे भारत में सबका लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, पूरा एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल कंजम्पशन क्या है, टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट, पूरे भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब आपने मैक्रो में पढ़ा हुआ है। एंड ऑल्सो हाउ दीज एग्रीगेट शिफ्ट ओवर, it analyzes the overall economic environment in which the firm, government and household operate and make decisions. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. All well, प्यारे बच्चों। तो a few areas that come under macroeconomics are नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। क्या है हमारा, याद है जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम डोमेस्टिक को एनडीपी-एफसी कहते हो और नेशनल इनकम को एनएनपी-एफसी। जनरल प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, ये मनी बैंकिंग में पढ़ा होगा आपने। आरबीआई का रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना देना है, कितना लेना है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब फॉरेन एक्सचेंज। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे, एडी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल वेल। तो इन्होंने 11th और 12th का कॉम्बिनेशन दे दिया। मैं बता रहा हूं हल्के में मत लेना इकोनॉमिक्स को, लेकिन क्योंकि पढ़कर आए हो तो मजा आएगा काफी। ऑल वेल। चलो, while business economics is basically concerned with macroeconomics, analysis also has got an important role to play. Macroeconomics analyze the background of economic condition in an economy, which will immensely influence the individual firm's performance as well as its
Business firms need a thorough understanding of the macroeconomics environment in which they have to function. For example, knowledge regarding condition of inflation and interest rate. अब मान लो इन्फ्लेशन की नॉलेज ना हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, आपको पता लगेगा कि बाद में कि इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा था, बिजनेस चल पाएगा? महंगाई बहुत ही ज्यादा है और आप बिजनेस खोल के बैठ गए, देख रहे हो कोई आ ही नहीं रहा यार, प्रोडक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, कोई नहीं आ रहा, तो कोई आएगा कैसे? Interest rate will be useful for the business economist in framing suitable policies. Moreover, the long run trend in the business world are determined by the prevailing macroeconomics factor. Having understood the meaning of micro and macroeconomics, we shall examine the nature of. तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर समझना चाहिए. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है बेटे? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है. साइंस क्या होता है? जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स भी यही है. प्राइस बढ़ा तो लोग डिमांड कम कर देंगे. सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर सोचेगा भाई जितना ज्यादा माल मार्केट में बेच सके उसका तो फायदा होगा. ये एक साइंस है टोटल. कह रहा साइंस इज द सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखो यहां आ भी गया, मैंने क्या बताया? साइंस कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? Business economics integrate the tool of decision science such as mathematics, statistics and econometrics with economic theory to arrive its appropriate strategy for achieving the goal of the business enterprises. मतलब एक पूरा गणित है, एक पूरा स्टैट्स लगाना पड़ेगा. आपने 11th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ी है, आपको पूरा गुणा भाग डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इकोनॉमिक्स थ्योरी, बिजनेस थ्योरी जो है वो प्रॉपरली सही आएगी. It follows scientific method and empirically test the validity of the result. All well? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबके? चलो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, फिर मैक्रो एनालिसिस करेंगे. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखो देश तभी चलेगा जब एक घर को देखोगे. मैं पहले एक इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई देखूंगा, उसका कंज्यूमर बिहेवियर देखूंगा, और सब इंडिविजुअलों को जोड़ दो, पूरा देश नहीं बन जाएगा. आया कुछ समझ में? A business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objective of his organization so as to ensure the long term survival and profitable functioning of the. भाई एक बार बताओ, मैं देश का कब सोचूं? जब मैं पहले अपने बारे में सोचूं या देश के बारे में सोच लूं? भाई मुझसे ही तो देश है. तो मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं पहले अपनी ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, तो माइक्रो नहीं हो गया? जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हो तो वो क्या हो जाता? माइक्रो या मैक्रो? आगे कह रहा है, पेन कहां गया? ये रहा. Since business economics is concerned more with the decision making problem of individual establishment, it relies heavily on the technique of microeconomics. All well? आगे कहता है incorporates element of macro analysis. कह रहा है ए बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम. वैक्यूम मतलब होता है कोई एक जगह पे कहीं घुस के नहीं बैठा बिजनेस. इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी. आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा. पड़ेगा या नहीं? इन विच इट ऑपरेट सच एज जनरल प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, and government policies with respect to taxation, interest rate, exchange rate, industry price distribution, wages and regulation of monopolies. एक बार बताओ, टैक्स का रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपको महंगा करना पड़ेगा नहीं? उससे आपका क्लाइंट दुखी होगा या नहीं? तो देखो माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो की वजह से माइक्रो पे भी इफेक्ट पड़ता है.
इसीलिए हम वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहे, हमें मैक्रो भी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैक्रो ना करें तो पॉसिबल नहीं है। All these are component of macroeconomics. A business manager must be acquainted with these and other macroeconomics variable present as well as which may influence his or her business. चलो भाई, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी? हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर पढ़ रहे हैं। नेचर नंबर 1, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एनालिसिस। नंबर 4, आपको पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे है? रिलायंस जियो टॉप लेवल पे, बाईजूस बंद हो गया, कई सारी कंपनी बंद हो गई, कई टॉप लेवल पे बनने जा रही हैं उनकी कलाकारी की वजह से, है ना? तो ये आर्ट भी तो है। कह रहा है एज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इज एन व्हाट? समझ गए? यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये लार्जली यूज करता है थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इट यूज द थ्योरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इकोनॉमी। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। अब इसको समझना थोड़ा अच्छे तरीके से। अभी तक के आगे सारे कोई डाउट है किसी को? Microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is a pragmatic in its approach as tactless practical problem which the firm face in the real. अब आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, यहां से प्रश्न आने के चांसेस है। ये जो है ये क्वेश्चन आने के चांसेस। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है? याद करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड अपॉन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। मैं बताता हूं वहां अदर थिंग्स रिमेनिंग, अदर थिंग्स हमारी क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। बेटे कैसे लेट हो जाते हो? कहां से आते हो? तो थोड़ा जल्दी निकला करो। अच्छा, कितना किलोमीटर है यहाँ से? ठीक है, अभी नया हो तो शायद अभी कोई तरीका निकालो जल्दी आने का वहां से, है ना? बहुत लेट ये तो। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने 11th क्लास इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वो ना टोटली अजम्पशन बेस्ड होता है। याद करो, अदर थिंग्स रिमेनिंग, कंज्यूमर बिहेवियर में कई सारी अजम्पशन लेते हैं ना। पीपीसी कर्व बनाया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऊपर से नीचे ऐसे आता है। वहां हम ये अजम्पशन लेते हैं कि 2 यूनिट है बस, एक जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक का बिल्कुल नहीं कर रहे। दूसरे का करेंगे तो पहले का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ऐसे कुछ था। पीपीसी कर्व अगर याद हो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद पढ़ेंगे आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ना एक थियोरिटिकल लेकिन अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे काम करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और रियल वर्ल्ड जो फेस करता है उस पर बात करती है। आप सोच रहे होगे यार सीए फाउंडेशन में ये 11-12 वाला डाल दिया। 11-12 वाला भी है और सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की आपसे बात कर रहा हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड की बात करता है कि रियली में मार्केट में क्या चल रहा है। आया समझ में? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस है। ठीक है, अगला ये कहता है इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैथमेटिक्स, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स की जरूरत है?
ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी भी लगेगी, अकाउंटिंग भी, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स। मतलब जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, आप जब अपने क्लाइंट को कंसल्ट कर रहे होगे, तो वो क्लाइंट आप ही के पास अपने बिजनेस की इकोनॉमिक्स की जानकारी लेने क्यों आएगा? क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर सारी नॉलेज, आप मैथ्स भी पढ़ के जा रहे हो फाउंडेशन में, आप इको पढ़ के जाओगे, आपको लॉ पता होगा, आप इंटरमीडिएट पे आओगे, आपको टैक्सेशन पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और भी कई सारी चीजें पढ़ाएंगे। कुछ आ रहा है समझ? तो ये सब एक दूसरे से इंटर डिसिप्लिन है। और अगला है नॉर्मेटिव इन नेचर। ठीक है, याद करो 11th क्लास में इकोनॉमिक्स एक होती है आपकी पॉजिटिव और एक क्या होती है नॉर्मेटिव। का मतलब होता है व्हाट, याद करो, ऑट टू बी। और पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअली में कुछ है। समझ में आ रहा है? बताओ, आपकी अजम्पशन बताओ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव? बिजनेस इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मेटिव है, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर के फैसले लेते हैं। फ्यूचर में कुछ पक्का रहता है? पॉजिटिव ही होगा, होगा ही होगा नहीं। हमारे सारे डिसीजन फ्यूचर के होने या ना होने पर होते हैं। मतलब व्हाट ऑट टू बी। आ रहा है कुछ समझ में? जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपको ये बोलूं भारत में गरीबी है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव? ये पॉजिटिव है। लेकिन मैं ये बोलूं कि भारत से गरीबी हटनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए पे ज्यादा होता है। मतलब फ्यूचर हमें ये करेंगे तो वो होगा, बोला ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या जरूरी है वही होगा? तो इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप अलोंग टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। A positive or pure science analysis cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner, but it does not involve any value. In other words, it states what is of the state of affair and not what ought to be. In other words, it is descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individual or society without about the desirability or otherwise of such behavior. As against this, normative क्या होता है? Normative involve value judgment. It is prescriptive in nature. Prescribe किया जाता है, और इकोनॉमिक्स यही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। And suggest what should be a particular course of action under given, मैंने क्या बोला, what should be welfare consideration are embedded in normative science. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव। और तो ये आपके एग्जाम में अगली लाइन ये वाली, आया कुछ समझ? बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके किस नेचर की है? चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? तो बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, बस थोड़ा सा आपका है एंड आपका ये यूनिट आज फिनिश करेंगे, समय है हमारे पास। कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस भी करेंगे सारे, ठीक है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ए मैनेजर और ए फर्म फेसेस। इस लाइन को दोबारा से, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है अजम्पशंस पे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करता है? जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है उसकी बात करता है, जो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। There are two category of business issues which theory can be directly applied, namely एक इंटरनल इशू, इंटरनल को आप माइक्रो बोलते हो,
और एक एक्सटर्नल इशू जिसको आप क्या कहते हो? एक्सटर्नल मतलब वो इश्यूज जो बाहर से आते हैं, जैसे आपके एनवायरनमेंट होते हैं इंटरनल और इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल कहां से आते हैं? बाहर से। ऐसी इंटरनल इश्यूज मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इश्यूज मतलब, नाउ वी विल सी बोथ ऑफ देम वन बाय वन। नंबर वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। इंटरनल मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑपरेशनल इशू इंक्लूड ऑल दोज इशू। ऑपरेशनल इश्यूज का मतलब हर वो इशू जो अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड फॉल विद इन द परव्यू ऑफ कंट्रोल ऑफ द। क्या आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं? अभी भूकंप आ जाए कुछ कर सकता हूं, लेकिन मान लो पंखा खराब हो जाए, सही करा सकता हूं? किसी इंप्लॉय ने फालतू बोल दिया, हटा सकता हूं? कोई इंप्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट कर सकता हूं? लेकिन पड़ोसी का इंप्लॉय बहुत बुरा काम कर रहा है, हटा सकता हूं? वो मेरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल मेरे कंट्रोल में रहता है। दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर। इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस, मैं कौन सा बिजनेस करूं ये मेरे कंट्रोल में। हाँ, ड्रग्स नहीं बेचूंगा, लीगल बिजनेस करना। बिजनेस का साइज क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन, डिसीजंस क्या होगा, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर कॉम्बिनेशन। Pricing and sales promotion, financing and management of investment and inventory are a few examples of operational issues. The following microeconomics theory deals with the most of these issues. सबसे पहला डिमांड एनालिसिस एंड, तो मेरे प्यारे बच्चे कंज्यूमर का मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। एक बात आपसे पूछता हूं, सब बताना आंसर, ठीक है? मार्केट में दवाइयां महंगी हो रही है, कंपनी को कोई फर्क पड़ रहा है? क्यों? खरीदना पड़ेगा सबको। कुछ आ रहा है समझ में? लेकिन अभी ऐसी कोई चीज जो नेसेसिटी नहीं है और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी हैं, आप उसके प्राइस को बढ़ा दो, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी थ्योरी को समझना होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न क्या होने वाला है। समझ में आ गई बात? देखो, डिमांड एनालिसिस पर्टेन टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। It studies the nature of consumer preference and the effect of change in determination of demand, जैसे कि price of the commodity, consumers income। मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो चीजें ज्यादा खरीदेगा, और मान लो कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो फिर हमारे को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। समझ गई बात? जैसे कुछ मार्केट है वो संडे को खूब चलती है, और कुछ मार्केट है वो संडे को चलती नहीं है। ऐसी मार्केट जहां ऑफिसेस बहुत है वो संडे को नहीं चल सकती। जैसे नेहरू प्लेस चले जाना, संडे को खाली मिलेगा आपको। दिल्ली में कोई दुकानें नहीं होगी, सब बंद। क्यों? क्योंकि दुकानें चलती ऑफिस के लोगों की वजह से, और ऑफिस सारे बंद है वहां पे। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, अगर मैं चाय बेच रहा हूं तो कॉफी मेरे ऊपर बहुत असर डालेगी। मान लो कॉफी वाले ने अपना प्राइस सस्ता कर दिया तो मेरी चाय मैं उसी रेट पर बेच रहा हूं, मेरे को फिर मेरा कंज्यूमर बंद हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी बहुत जरूरी है। मैं कभी भी कोई भी बिजनेस बिना कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के नहीं कर सकता। आजकल देख रहे हो वो लीड हैंड फ्री पहले आती थी, ऐसे लगाओ तार होता था, फिर फोन में लगा के जेब में रख के गाने सुनते थे। आजकल क्या है? आजकल वायरलेस हो गया, ब्लूटूथ। तो अगर आज मैं एक कंपनी खोलूं हैंड फ्री बनाने की जो वायर वाली बनाए, क्या चल पाएगी? मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का है ही नहीं, तो मेरे को ब्लूटूथ पे कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये माइक देख रहे हो, ब्लूटूथ माइक है। इससे पहले मेरे पास वो वाला माइक था,
ऐसे यहाँ जा रहा हो, उसमें ऐसे लाइन से ऐसे लगाते हो लैपटॉप पे, उसकी तार उलझ जाती थी, कभी इस पाँव के अंदर घुस रही है, कभी वहां घुस रही है, कभी नीचे से कुछ हो रहा है। एक दो बार लैपटॉप गिरते गिरते बचा। बहुत ही मतलब इरिटेटिंग होता था। अब देखो मार्केट ने ट्रेंड लेकर आया कि अब सब बंदे किस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, माइक पे कर रहे हैं। तो अब उसके लिए देखो सिंपल है, बस इसका ब्लूटूथ ऑन कर दो, कनेक्ट हो जाएगा, अपना बढ़िया वाली क्लास में बकवास करो और घर चले जाओ। कुछ आ रहा है समझ? और मान लो आज कोई कंपनी ये वायर वाला बना रही है, वो चल रही होगी, मैं लिख के दे रहा हूं वो नहीं चल रही होगी। सस्ता यही मिल रहा है ना? सस्ता यही मिल रहा है, जितने का वो माइक आ रहा है उतने का ये वाला माइक मिल रहा है, कई कंपनियां बना रही है। तो वी हैव टू चेक द वी हैव टू चेक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इन रेगुलर इंटरवल्स, नहीं तो वी विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब शैम्पू लगाते हो, कौन सा लगाते हो? मामा अर्थ। और ये कौन सा? वाओ, ये भी अच्छा है। वाओ, आया होगा मार्केट में, आते हैं खूब नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक तो बियर शैम्पू भी आता है, अब तो वो आउटडेटेड हो गया। कौन सा लगाते हो? कह रहा सब जो चोरी हो जाए दुकान से। कौन सा लगाते हो? जो मिल जाए। अच्छा, ज्यादातर पुरुषों में यानी कि मेल्स में देखा जाता है वो जो मिल जाए। अच्छा, फीमेल शैम्पू और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कॉशियस होती है, होना भी चाहिए। तो आपकी हेड एंड शोल्डर की मान लो, क्योंकि मेरे को हेड एंड शोल्डर के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है। हेड एंड शोल्डर में वो लोग अलग अलग वो कलर भी देते हैं, देखा होगा हमें, ब्लैक, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है। क्या वो कंपनी पागल है? वो क्यों इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रही है, वैरायटीज क्यों दे रही है इतने? सर कंज्यूमर बोर हो जाता है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो वो ब्रांड चेंज कर देगा। तो वो ब्रांड चेंज ना करे, इसीलिए वो अपने ही ब्रांड को कुछ नया दे देते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट, कोलगेट के देख रहे हो कितनी वेराइटीज है, नीम की, ये वो चारकोल वाला, पता नहीं क्या क्या है उसमें, मैक्स फ्रेश जेल अलग अलग है, विथ कूलिंग क्रिस्टल, है ना? समझ रहे हो कुछ? क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? अच्छा लग रहा है उन कंपनियों को पैसे खर्च करना एक्स्ट्रा, उनका तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है ना, कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है। चलो अब तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल लेते हैं। एक बात बताओ, पहले जब मोमोज भारत में थोड़े नए नए आए थे मार्केट, वैसे आ तो चुके थे काफी पहले, बट जो रोड साइड स्टॉल लगते थे वो कुछ 2005-6 से शुरू हुए बड़े लेवल पे। हम लोग जाते थे 2007 में 12th क्लास में पढ़ने के लिए, तो रोज मैं और मेरा दोस्त है वो जाते थे, हम डेली पैसे लेके जाते थे, हर दूसरे दिन क्लास होती थी टीटीएस में। तो 10 रुपए कभी वो चोरी करके लाता था, कभी मैं चोरी करके जाता था, कभी कभी घर वाले प्यार से दे देते थे। तो हम हर हफ्ते में 2 बार 3 बार मोमोज खाते थे। एक्चुअली में चटनी ज्यादा लेते थे, चटनी बढ़ दे गले से पानी उतर रहा है, ठीक है। तो मोमोज जो है उस टाइम पे नए नए आए मार्केट में, वो व्हाइट वाले मिलते हैं ना, व्हाइट होते हैं, पनीर, चिकन और वेजिटेरियन। अब बताओ आज की डेट में मोमोज की वैरायटीज देखिए दुकानों पे, कईयों ने तो शॉप खोली हुई है, तो 150 टाइप के अलग अलग मोमोज मिलते हैं। अच्छा बताओ क्यों? क्योंकि वो देना चाहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर बोर हो गया वही सेम व्हाइट कलर मोमोज, अब उसी में वैरायटी दे रहे। पराठे वाला आलू पराठा बेचे, कोई नहीं आता। आलू पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, ये पराठा, वो पराठा, चॉकलेट पराठा, सब आएंगे। समझ गए सब? भाई साहब अगर मैं नहीं समझा ना ये सब, खत्म, मेरी दुकान बंद, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है।
फिर है हमारा एक टॉपिक फोरकास्टिंग, जिसको आप कहते हो डिमांड। सर जी, आप एक ऐसा बिजनेस चलाना जिसमें आप पहले से प्रेडिक्ट कर सको भविष्य में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है। और अगर आप ये फैसला नहीं ले पाए कि भविष्य में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, आप जा गए, आपका कोई वो नहीं है। आ रहा है कुछ समझ? तो डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द। तो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा और फ्यूचर की प्रिडिक्शन मैंने करी। इसको कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ये आपके डिमांड के चैप्टर में आएगा आगे, ये सारे चैप्टर में आने वाले। ऑल वेल, accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantity at the right time to arrange well in advance। अब मान ले मेरी डिमांड बहुत है और मैं प्रिडिक्शन नहीं कर पाया, मैंने 100 ही यूनिट बनाए, आधे घंटे में बिक गए और पूरे दिन मैं बेवकूफ की तरह खड़ा रहा। तो फायदा क्या हुआ? कोई हुआ बेनिफिट? तो मेरे को मार्केट को समझना है। मेरे को क्या करना है? मार्केट को समझना है। एक मिनट बेटे, बेटे ज्यादा बात मत करना, यहाँ इसमें आवाज है।
आ जाओ बच्चों। तो बेटे मेरे, ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर है जो अभी आप आगे पढ़ोगे। एक चैप्टर पूरा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड में वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करनी है। तो प्रोडक्शन मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर भाई हमारी प्रोडक्शन में कॉस्ट। कॉस्ट में याद होगा 11th क्लास में क्या होगा, टीवीसी, एसी, टोटल कॉस्ट वगैरह, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें करना है। इन्वेंट्री मतलब हमारा जो स्टॉक होता है उसका पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। पर चला बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन स्टॉक का आता पता ही नहीं है, कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस में है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा फिनिश गुड्स है, कुछ नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। कह रहा है एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। तो एक मार्केट हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। चार तरीकों की मार्केट होती है: मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो आप किस मार्केट में एंटर कर रहे हो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिस भी मार्केट में आप जाओगे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर। मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में सिर्फ आप ही बना रहे हो। अब आप देखते हो ये टीवी में जो शैम्पू साबुन वाले ऐड करते हैं, क्यों करते हैं इतनी ऐड, दबा के ऐड करते हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। 15-20 कंपनियां हैं जो साबुन बना के बेचती हैं। इसीलिए तो लक्स अब गुलाब की खुशबू के साथ ऐसी ऐड आती है। वो चंदन की खुशबू, जितनी खुशबू है सब डाल दी उन्होंने, खुशबू को भी नहीं छोड़ा, उससे भी ऐड करवा ली, तू भी आ। इतनी ऐड करते हैं वो, क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। इसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। उससे भी तगड़ा कंपटीशन होता है। कहीं कभी गए हो सब्जी मंडी, आलू बेचने वाले एक साथ लाइन से 200 बैठे हुए, सबके रेट सेम होंगे, वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। तो हमें वहां इस चैप्टर में आगे वो पढ़ना है। फिर अगली टेंशन है रिसोर्स का एलोकेशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग करके पहले से पता लगा लो कि कौन सा बेस्ट जगह होगी जहां पर मुझे अपने रिसोर्सेस को क्या करना होगा, एलोकेट करना होगा। कौन सी मेरी बेस्ट जगह होगी? आ गया कुछ समझ में? थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए द फर्म हैज टू केयरफुली इवेल्युएट इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैरी आउट सेंसिबल पॉलिसी और कैपिटल एलोकेशन। मेरे बच्चे, आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पूरा मार्केट समझना पड़ेगा, ऊपर की चीजें समझनी पड़ेगी, किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो समझना पड़ेगा, महंगा सस्ता सब समझना पड़ेगा, ठीक है। Theories related to capital and investment provide scientific criteria for choice of investment project and in assessment of efficiency of capital. Business economics support decision making on allocation of scarce capital among competing use of the capital। क्या लग रहा है आपको? कैपिटल बहुत सारी है, कैपिटल भी स्कैर्स है। लिमिटेड कैपिटल होती है ना, कोई बंदा हर रोज थोड़ी बिजनेस में पैसे लगाता है भर भर के। तो आपकी स्कैर्स कैपिटल को आप कॉम्पिटिंग यूज ऑफ द फंड करो सही जगह पे। ऑल वेल है? कोई दिक्कत किसी को? सर प्रॉफिट का एनालिसिस करो। अब पता चला सब कुछ कर ली, सारी एनालिसिस कर ली और लॉस पे लॉस हो रहा है हर साल, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पापा के पैसे हैं, खत्म हो चुके हैं। अब मत करो, बंद करो इसको। प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट
Profit theory guides the firm in the measurement and management of profit under condition of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful in future profit. आ गया समझ? And next is risk and uncertainty analysis. कहता है business firms generally operate under condition of risk and analysis of risk and uncertainty help the business firm in arriving at efficient decision and in formulating plan on the basis of past data, current information and future. फ्यूचर तो प्रिडिक्टेबल है, डेटा हमारे पास पास्ट का ही होता है, इसलिए स्टैट्स पढ़कर आए हो, और करंट की इंफॉर्मेशन अभी आप मार्केट में देख रहे हो, और फ्यूचर की प्रोडिक्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन आपका जो है वो अनसर्टेनिटी की एनालिसिस बता देता है। समझ गए बच्चे? ये था मेरा कौन सा? माइक्रो। अब मैक्रो देखते हैं, मैक्रो में क्या होगा? द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर रिलेट टू द टाइप ऑफ बिजनेस साइकिल की कितनी स्टेजेस है, द जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आजकल पिछले कुछ समय से लोग सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, दबा के टीवी में ऐड चली हुई है, म्यूचुअल फंड सही है, इक्विटी शेयर ये वो, तो लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, अभी 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 लोगों को नॉलेज कम है बट कर रहे। गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिटिंग पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट का हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये हमें देखना होता है। अब खुद ही सोचो, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लड़ रही है बाहर के देशों से, मोदी आए दिन गाली दे रहा है, किसी को भी उठा के फोन, पूतना को गाली दे दी, पुतिन को, फिर ऐसी की तैसी ये वो। अब रशिया से बिजनेस बंद, वहां चाइना वाले से भिड़ गया, 5-6 कंट्रियों से भिड़ मारा, और सारी कंट्रियों में माल जाता है इंडिया से, मेरा हो गया ना मेरा बिजनेस। तो हमारा ये भी देखना है कि क्या हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। अगर आपका, जैसे कि सही बताऊं, जेन्युइनली भारत के संबंध जो है वो विदेशों से, कंट्रियों से बड़े अच्छे हैं, हम इंडियंस के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हमारी ट्रेड पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है, तो इसका बड़ा फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन का फायदा देख लो, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगला है वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशन। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियन एंड सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है। पर चला, सोसाइटी का ट्रेंड बदल चुका है, अब सोसाइटी लैपटॉप ले रही है वो टच वाले, मोबाइल फोन, उनको अब 5G चाहिए, तो आप 2G बेच रहे हो दुकानों में बैठ के, कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? ऑल वेल, आपको वही बेचना है जो मार्केट में टेस्ट और ट्रेंड चल रहा है, जो कि सोशल डिमांड है आजकल। जैसे कभी कभी नहीं देखते मार्केट में अचानक से ट्रेंड चल जाता है, वो लड़कियों का चला था, अरे वो नीचे वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे से पैंट होती है वो बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, जो अमिताभ बच्चन पहनता था, बेल बॉटम। अब लड़कियों का वो चला था भी बीच में, लड़कों में भी कभी कभी चल जाता है, किसी एक्टर ने जो है कपड़े पहन लिए दूसरे, तो लड़के वही पहनने लग जाते हैं। वो तो अच्छा है तुम लोग रणवीर सिंह को फॉलो नहीं करते नहीं तो दिक्कत हो जाती है मार्केट में। तो ये सोसाइटी का चलन है, जो सोसाइटी चल रही है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। कभी कभी मार्केट में आता है कि हेल्थ के पीछे तो जूस पीना चालू कर देते। जब मोदी नया नया इंटरनेशनल योगा डे पहली बार बना था, तो योगा की ट्यूशन क्लासेस फुल हो गई पूरे भारत में। सब अमेजोन पे सर्च करें योगा मैट, योगा की बोतल, वो पानी की नहीं होती जिससे, और ड्रेस वाली, वो 1-1.5 साल तक ट्रेंड रहा, वो खत्म। वो मैट घर पे पड़ी हुई पोछे का काम कर रही है आजकल, समझ रहे हो?
चलो जी, ये लाइन लास्ट वाली पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे। बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसीडरिंग दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल। सर जी, आपके बिजनेस डिसीजन कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर के बिना, as the management of the firm has no control over this factor, it should be fine tune its policies to minimize their adverse। आ गया समझ में? तो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों में फर्क क्या है? जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मीनिंग, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व, इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। मेरे बच्चे, ये आया एक डिफरेंस। इकोनॉमिक्स मतलब फ्रेम करना और बिजनेस में अप्लाई करना। ऑल वेल। कैरेक्टर, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज, लेकिन बिजनेस क्या है? अभी बोला ना मैंने। मेन टास्क, द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज, और यहां पर सिर्फ बात करें अपनी बिजनेस की। मैं अपने ही को संभालूंगा ना, या मैं बाकियों का भी देखूं? रिलायंस की हेल्प कर रहा हूं? नहीं जी, मैं तो इकोनॉमिक्स संभालूंगा। अरे तू अपना संभाल, रिलायंस अपना संभालेगा। नेचर इज, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज, लेकिन बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स वाइडर है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर से निकला है, इसलिए वो इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ। ठीक है। कंसर्न विद ऑल द थ्योरी फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग, ये सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है। मैंने क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स, भाई अपने को धंधा चाहिए प्रॉफिट वाला, खत्म बात, जैसे होगा वैसे करूंगा। एनालिसिस इन्वॉल्व, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड, और यहां पर क्योंकि माइक्रो लेवल है तो डिमांड, सप्लाई एंड, किसमें? नहीं, आप बिजनेस में इन्फ्लेशन तो देखते हो, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इन्फ्लेशन पूरे देश का देखोगे तो मैक्रो हो गया, बंदे के ऊपर देखोगे तो इंडिविजुअल हो गया। हम तो बंदों पे देखते हैं, अकेले बिजनेस पे, अकेले ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेंट्रेशन, इट कॉन्सेंट्रेशन ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, और बिजनेस इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन और बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। अजम्पशन, कुछ अजम्पशन होती है, और यहां बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो अजम्पशन इनवैलिड कर देते हैं। मैंने बोला ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल अप्रोच है और इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड होती है। ठीक है, चलो ये समरी है तुम्हारी, ये समरी और पढ़ लेते हैं, या एक काम करो, समरी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का किया है हमने, बड़ी मेहनत से किया है। अगली क्लास में आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। ऑल वेल, चलो जी, थैंक यू।